Hello everyone, welcome to economics. So today we will be discussing marginalist theory in economics. Okay? So marginalist word जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप उसी से समझ सकते हो कि एट द मार्जिन की बात होने वाली है. सो व्हेन यू हियर द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, ये सारे मार्जिनलिस्ट का ही दिया हुआ है. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हु वर द कंट्रीब्यूटर्स और इस थ्योरी का मतलब क्या था और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रिलेशन है. सो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब मार्जिनलिस्ट थ्योरी इकोनॉमिक्स में आया था सो कहा जा रहा था कि क्लासिकल थ्योरी को एक तरह से ये रिप्लेस कर रहा है. लेकिन अगर मार्जिनलिस्ट थ्योरी को आप गहराई से जानोगे सो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि क्लासिकल थ्योरी आने से पहले, यानी कि एडम स्मिथ की बुक जो 1776 में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, उससे काफी पहले 1738 में बर्नौली ने मार्जिनलिस्ट थ्योरी मैथ्स में बता दिया था. ओके, सो इन मैथ्स ये ऑलरेडी कंसेप्ट बन चुका था, लेकिन इकोनॉमिक्स में आने में थोड़ा लेट हुआ. ओके, सो वी विल बी डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स डोमेन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फॉर दिस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मार्जिनलिस्ट थ्योरी होता क्या है. मार्जिनलिस्ट थ्योरी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो आपके मार्जिन पे डिटरमाइन किए जाते हैं. और ये मार्जिन का मतलब क्या है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो उससे आपको क्या एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दिस इज व्हाट यू नो एज द मार्जिनल यूटिलिटी. इसी तरह आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड को प्रोड्यूस करते हो, बीइंग अ फर्म, इन दैट केस व्हाट एवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट यू इनकर फॉर दैट प्रोडक्शन ऑफ one extra unit of the good, that is what you know as the marginal cost. So जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हो तो सोचते हो कि क्या मेरा इसके प्रोडक्शन से फायदा होने वाला है या नहीं. सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट द मार्जिन. सो यही मार्जिन आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. दैट्स द रीजन मार्जिनलिस्ट की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डिसीजंस में. इवन यू वुड बी सरप्राइज टू नो जितने भी ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस हैं ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स में ये मार्जिनलिस्ट थ्योरी के ही बेसिस पे है. सो ये आपने समझ लिया. इट शिफ्टेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम टोटल वैल्यूज टू इंक्रीमेंटल चेंजेस. इसके पहले आप देख रहे थे कि टोटल यूटिलिटी का कंपैरिजन करते थे, टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करते थे. यहां पे इन्होंने बताया कि टोटल से कोई मतलब नहीं है. आपको मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट से आपको फायदा है या नहीं है. सो यू हैव टू लुक एट द मार्जिन टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू हैव इन योर डिसीजन मेकिंग. क्या आपका ऑप्टिमल कंडीशन आएगा, दैट इज द आइडिया. और यहीं से आप देखेंगे कि मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बिल्ड ऑन होता है. सो इन्हीं के बेसिस पे कार्डिनल थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल लेकर आए थे. अल्फ्रेड मार्शल की एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पब्लिश्ड इन 1890. ओके, सो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि ये 19th सेंचुरी का रिवॉल्यूशन था मार्जिनलिस्ट थ्योरी. ओके, सो इसमें अगर आप देखेंगे सो बेस बन रहा था मार्जिनलिस्ट थ्योरी किसका, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा. सो एडम स्मिथ ने एक पॉइंट आउट किया था डायमंड वाटर पैराडॉक्स का. ओके, कि ऑल्दो डायमंड इज नॉट अननेसेसरी गुड, ओके, इट्स नॉट अ नेसेसिटी, लेकिन वाटर नेसेसिटी है, लेकिन फिर भी डायमंड की प्राइस काफी ज्यादा है. ऐसा क्यों? सो इसी को सोल्व करने के लिए मार्जिनलिस्ट थ्योरी ने हेल्प किया था. सो लेट अस सी हाउ दिस थ्योरी गोज. इसके बैकग्राउंड पे पहले चलते हैं. सो बेसिकली बोला जाता है कि मार्जिनलिस्ट थ्योरी 1870s में आया. ओके, और ये तीन इकोनॉमिस्ट मेजरली कंट्रीब्यूटर रहे हैं और ये तीनों तीन अलग अलग कंट्रीज के थे. सो विलियम स्टैनली जेवंस, ही वाज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. कार्ल मेंगर वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ओके, सो ये ऑस्ट्रिया से थे. जेवंस ने मार्जिनल यूटिलिटी का एम्फेसिस किया था. ओके,
और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में भले ही लेट आया लेकिन मैथ्स में वो पहले से बिल्ड ऑन हो चुका था। सो कहने का मतलब जेवंस इकोनॉमिक्स में इस पे एम्फेसाइज किए। ओके, कार्ल मेंगल आपके ऑस्ट्रियन स्कूल को स्टार्ट किए थे, समथिंग लाइक दैट इज देयर। लियोन वालरस डेवलप्ड जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। सो लियोन वालरस ही वाज born in फ्रांस और स्विट्जरलैंड के लास्ट में सिटीजन थे, वहीं उनकी डेथ हुई। सो वो आपके काम का वैसे नहीं है। सो आपको यह समझना है कि तीन अलग कंट्रीज में इंडिपेंडेंटली इसको थियोराइज कर रहे थे। ओके, और ये पैरेलल चल रहा था। ओके, ऐसा नहीं है कि ये तीनों मिलकर एक ही स्कूल ऑफ थॉट से इमर्ज हो रहे थे। कहने का मतलब एक क्लोज्ड घराने, एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूट से आप नहीं देख रहे थे। यहां पे तीन अलग इकोनॉमिस्ट, तीन अलग डोमेन से, तीन अलग एरिया से, तीन अलग रीजन से एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, सो लियोन वालरस का कंसेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। ओके, सो जनरल इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय लियोन वालरस। ओके, और पार्शियल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट फिर अल्फ्रेड मार्शल देते हैं इसके बाद। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस मूव टू द की कंसेप्ट्स। सो की कंसेप्ट्स जैसे मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल कॉस्ट का, उसी तरह से अगर देखा जाए सो यहां समझो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी गुड का कंज्यूम करते हो सो उससे जो भी एडिशन होता है आपकी यूटिलिटी में, दैट इज व्हाट यू गेट एज मार्जिनल यूटिलिटी। और यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन लेवल है। ठीक है, यूटिलिटी का कंसेप्ट आप जानते हो यूटिलिटेरियनिज्म से आया था एंड दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय जेरेमी बेंथम, और उसी को और एक्सटेंड किया था एक चाइल्ड प्रोडिजी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ओके, सो जॉन नैश, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन दोनों का मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। ये दोनों यंग प्रोडिजी थे, बहुत कम एज पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर दी। इनके अलावा तीसरे जॉन द डॉन का नाम सुनोगे, सो जॉन मेनर्ड किन्स। ओके, सो जितने जॉन थे इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थे करे। उसी तरह आप देखेंगे जॉन हिक्स का। सो जॉन हिक्स मैथ्स को रिग्रेसली इकोनॉमिक्स में लेकर आए। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट डोमेन। यहाँ पे बस एक कंसेप्ट था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? वन एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उससे क्या सेटिस्फेक्शन यानी कि क्या यूटिलिटी मिल रही है, दिस इज व्हाट यू नो एज मार्जिनल यूटिलिटी। कमिंग टू मार्जिनल कॉस्ट, सो जब भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कितना कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट यू नो एज द मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? जब भी आप एक्स्ट्रा यूनिट, एक यूनिट सेल करते हो उससे जो भी आपको रेवेन्यू मिला यानी जो भी आपको अर्निंग्स मिली, दैट इज व्हाट यू नो एज द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, नाउ कमिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम वन एडिशनल इनपुट। कहने का मतलब आपके पास मान लो दो इनपुट हैं, एक इनपुट है कैपिटल, दूसरा इनपुट है लेबर, दोनों मिलकर के एक कोई आउटपुट बनाते हैं। लेट दैट आउटपुट बी योर बुक। ओके, सो आपने दो इनपुट रखा, कैपिटल और लेबर, और आपने प्रोड्यूस किया बुक्स। ओके, सो उस सिचुएशन पे आप अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर ऐड करते हो उससे जो भी बुक्स में एडिशंस होंगे यानी जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, बुक्स के सेंस में, मॉनेटरी टर्म में नहीं, मनी के टर्म्स में नहीं देख रहे हो, आप आउटपुट के टर्म्स में देख रहे हो। दिस इज व्हाट यू नो एज द मार्जिनल प्रोडक्ट। रिमेंबर, जब भी आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हो ये आउटपुट के टर्म्स में होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एडिशनल इनपुट। सो यहाँ पे एडिशनल इनपुट मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द लेबर। सो किसी एक इनपुट को अगर आप इंक्रीज करते हो बाय वन यूनिट, सो उससे आउटपुट पे जो भी एडिशन हुआ है उस पर्टिकुलर इनपुट का, दैट इज व्हाट यू गेट एज मार्जिनल प्रोडक्ट। उसी तरह आप दूसरे इनपुट्स का भी निकाल सकते हैं। आई होप दैट वाज अंडरस्टूड टू यू। इनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है और यही बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बताता है। Okay, so let us see that. As consumption increases, the additional satisfaction from each extra unit falls. ठीक है? So जब भी आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो उससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल करता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं इसका क्या इंप्लीकेशन था। द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर गिव्स हाई सेटिस्फैक्शन, द फिफ्थ गिव्स मच लेस। आपको प्यास लगी है, पहले ग्लास ऑफ वाटर का वैल्यू आपके लिए काफी ज्यादा होगा। आपका प्यास बुझ गया, उसके बाद आप जब भी एक्स्ट्रा ग्लास को कंज्यूम करोगे, इन दैट केस योर यूटिलिटी जो भी एक्स्ट्रा ग्लास यानी कि सेकेंड ग्लास से रहा वो पहले ग्लास से अब कम मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल की बात हो रही है। दिस इज व्हाट यू हैव एज मार्जिनल यूटिलिटी बीइंग फॉलिंग एज यू आर इंक्रीजिंग योर क्वांटिटी। इसी तरह कहने का मतलब है आप और क्वांटिटीज इंक्रीज करते जाते हो ग्लास ऑफ वाटर की, सो योर मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन फॉलिंग। कहने का मतलब आप मार्जिनल यूटिलिटी का डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, इन दैट केस यू विल गेट द नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होगा नेगेटिव डेरिवेटिव। ओके, दैट इज द रीजन व्हाट यू गेट एज मार्जिनल यूटिलिटी बीइंग डिमिनिशिंग। ओके, सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंज्यूमर थ्योरी का, और यही कंसेप्ट आपका प्रूफ करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता है यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी से आप डिराइव करते हो डिमांड कर्व को। ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है उसमें जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वही आपको कंडीशन देता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हो एडिशनल सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से डिक्रीज करता है, यही आपका बाद में रिजॉल्व करता है डायमंड वाटर पैराडॉक्स का। डायमंड वाटर पैराडॉक्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि डायमंड ऑल्दो नेसेसिटी नहीं है फिर भी उसकी प्राइस काफी ज्यादा है, वाटर नेसेसिटी होने के बावजूद भी इसकी प्राइस काफी कम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द डायमंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो, कहने का मतलब अगर ग्लास ऑफ वाटर के टर्म्स में बात की जाए, इन दैट केस योर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स ड्रास्टिकली। सो मार्जिनल यूटिलिटी आपका बहुत तेजी से फॉल करता है। ओके, उसी तरह आप डायमंड के लिए देखोगे, सो डायमंड का मार्जिनल यूटिलिटी उतनी तेजी से फॉल नहीं करता, इट फॉल्स स्लोली। ओके, सो इसी कारण से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखोगे, इन दैट केस योर प्रॉब्लम ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स वाज एक्सप्लेन्ड। ओके, ये भी आगे आप डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हो, सो कंज्यूमर्स एलोकेट इनकम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। सारे कंज्यूमर्स का यही काम है कि जो भी हमारे पास इनकम अवेलेबल है उस इनकम से हम अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल यानी अपनी यूटिलिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएं। ओके, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपया स्पेंट इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स। कहने का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज टेकन एज कंस्टेंट। सो कहने का मतलब अगर लास्ट पेनी देख रहे हो, लास्ट यूनिट ऑफ द रुपी देख रहे हो, वो यूनिट जो भी कमोडिटी पे स्पेंड हो रहा है, उस कमोडिटी से जो भी आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज व्हाट यू नो एज मार्जिनल यूटिलिटी। वो मार्जिनल यूटिलिटी आपका सारे गुड्स में सेम आना चाहिए। लास्ट रुपी सारे गुड्स पे जो आप स्पेंड कर रहे हो वहां पे आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। दिस इज व्हाट यू नो एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो यहाँ पे मनी के टर्म्स में बात करते हैं। सो मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा दैट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, और उसी को आप मेजरिंग रड को करके आप कंपेयर करते हो। Consumers stop purchasing when the benefit of another unit no longer exceeds its cost. So, जब भी किसी कमोडिटी का एक्स्ट्रा
कंज्यूमशन से आपका बेनिफिट जो हो रहा है वो उसके कॉस्ट से अब एक्सीड करना बंद कर दे तो आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे, ओके, एक्स्ट्रा और इंक्रीज करने नहीं जाओगे। कहने का मतलब अगर मुझे कंजम्पशन करना है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, सो आई विल ऑलवेज लुक for whatever the cost I have to incur and whatever the satisfaction, whatever the benefit I am getting from that particular spending of my money. तो इस सेंस में हर एक कंज्यूमर कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस करता है और वो कहाँ करता है? मार्जिन पे। दिस इज व्हाट वाज गिवन बाय द मार्जिनलिस्ट्स। ओके, कमिंग टू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर थ्योरी में तो आपने देख लिया, उसी तरह प्रोड्यूसर थ्योरी में भी फॉर्म्स कंपेयर करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से। ये आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने पढ़ा था, आज मैं बता रहा हूं ये कहां से आया। ओके, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रोड्यूसिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट रिड्यूसेस प्रॉफिट्स। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है, इन दैट केस योर profit will not be maximized. So being a firm, this is not ideal case when you have MR not equal to marginal cost. So आपके पास बेस्ट डिसीजन क्या है कि प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करें। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। सो प्रॉफिट इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड व्हेन यू हैव मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और आप जानते हो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू को आप डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यू गेट द मार्जिनल रेवेन्यू। एंड सेम फॉर द मार्जिनल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट को आप डिफरेंशिएट करते हो क्वांटिटी से, देन यू गेट मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों मार्जिनल कंसेप्ट है। ओके, और यही डिसाइड करते हैं कि फर्म के इक्विलिब्रियम क्या होंगे। कमिंग टू द एप्लीकेशंस, सो आपने देखा कि इनके एप्लीकेशन क्या थे कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम में और उनके डिमांड कर्व के बारे में। बिजनेस प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजंस, कहने का मतलब एमआर एमसी वाला कंसेप्ट जो है फर्म्स के डिसीजन, वो भी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। लेबर हायरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहने का मतलब लेबर क्या है? एक तरह से इनपुट है, दिस इज व्हाट यू हैव एज लेबर। इन्वेस्टमेंट क्या है? दिस इज व्हाट यू हैव एज कैपिटल। सो जब भी फैक्टर्स को आप कंपेयर करते हो, सो मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में देखते हो। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट एवर कंट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट आपका मनी के टर्म्स में। दोनों को अगर आप मनी के टर्म्स में रखकर कंपेयर करते हो या आउटपुट के टर्म्स में रखकर कंपेयर करते हो, देन यू गेट दिस डिसीजन, जो कि आपका दिस डिसीजन है फॉर द हायरिंग ऑफ योर फैक्टर्स लाइक लेबर एंड व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यू वांट टू टेक। ओके, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन, यहाँ पे क्या है? मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट। जब भी आप पब्लिक गुड की प्रोविजनिंग की बात करते हो, यू गो फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप मार्जिन पे करते हैं। और वो मार्जिन क्या है? द इक्विलिब्रियम बिटवीन मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर ये मिसमैच करेगा, देन यू आर नॉट एट द इक्विलिब्रियम। मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, you will be increasing the quantity. When marginal cost is higher than marginal benefit, you would be reducing the quantity. When MB is equal to MC, that is the condition for the equilibrium. Moving further, what are the advantages? Marginalist theory provided logical framework for decision making. आप देख रहे हो कि जब भी एक कंज्यूमर एक फर्म बिहेव करती है, सो उस टाइम पे उनका जो भी डिसीजन है वो मार्जिन पे होता है, और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और यही कंसेप्ट आप देख रहे हो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इन्होंने लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया। ओके, दैट इज द आइडिया। एक्सप्लेन्स रिसोर्स एलोकेशन अंडर स्कार्सिटी। सो इकोनॉमिक्स में आप जानते हो, जो भी स्टडी करते हो, दैट इज अबाउट द स्कार्सिटी। ओके, सो आप चाहते हो कि कोई एक रिसोर्स, यानी कोई एक जो भी आपने रिसोर्स माना है, उस रिसोर्स की वैल्यू उतनी हो जितनी उसकी रिलेटिव स्कार्सिटी है। और ये कहां से आया? दैट वाज द कंट्रीब्यूशन बाय द मार्जिनलिस्ट्स। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ
वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड प्राइस थ्योरी। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको आइडिया दिया था, दैट आइडिया वाज द जनरल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। और जनरल इक्विलिब्रियम में आप जानते हो कि क्या करते हो, आप कहाँ पे कंज्यूमर के लिए बेस्ट होगा, कहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट होगा, कहाँ पे मार्केट का बेस्ट होगा। ओके, सो ये कंसेप्ट भी इसी के बेसिस पे बिल्ड ऑन हुआ है। ओके, प्राइस थ्योरी, इसका मैंने बताया था कि प्राइसिंग जो आप करते हो आउटपुट का, वो डिपेंड करता है मार्जिन पे आपका क्या डिसीजन होने वाला है। सेम गोज फॉर द फैक्टर्स एज वेल। फैक्टर को जो इंप्लॉय कर रहे होते हो उस समय भी आप जो कंपेरिजन करते हो, दैट इज व्हाट यू डू एट द मार्जिन, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को आप इंप्लॉय करते हो यहाँ पे। ओके, यूजफुल फॉर बिजनेस एंड पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस में गवर्नमेंट वाला केस, और बिजनेस में आपका फर्म का प्रोडक्शन वाला डिसीजन। ओके, आई होप these two were not that difficult. Coming to the criticisms, अब क्रिटिसिज्म तो होगा ही, ये थ्योरी काफी टाइम पहले की है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ लूपहोल्स तो होंगे। पहला लूपहोल क्या है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। ये आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की जो बात कर रहे हो, यूटिलिटी खुद ही कंपेयर नहीं किया जा सकता मॉनेटरी टर्म्स में। दैट मीन्स यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। हाउ कैन यू पुट द वैल्यूज फॉर द मार्जिनल यूटिलिटीज? दैट इज अ फ्लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। कहने का मतलब आपने इसको तो बताया ही नहीं। सो दिस केम एज द क्रिटिसिज्म। एज्यूम्स रेशनल डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स में आप एज्यूम करते हो ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स आर रेशनल, और ये थ्योरी भी रेशनैलिटी के एजम्पशन पे बिल्ड ऑन है। जब भी आप कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हो, यू ट्राई टू हैव द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स बीइंग रेशनल। ओके, लेकिन आप क्या करते हो, रेशनैलिटी को छोड़ देते हो। यहीं से एक थ्योरी बिल्ड ऑन होती है, नज थ्योरी, ठीक है, जिसमें रिचर्ड थेलर को 2017 में नोबेल प्राइज मिला था। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड ऑन दैट। ओके, सो वहां पे कंज्यूमर्स रेशनल नहीं रहते। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव एज द क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि सारे इकोनॉमिक एजेंट्स का देखोगे सो वो रेशनल होते ही नहीं, रेशनल नहीं होते, तो आपका एजम्पशन ही तो फ्लॉ है। ओके, इट इग्नोर्स इमोशंस, हैबिट्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। जब आप सोसाइटी में रहते हो तो हमेशा आप फायदे नुकसान की बात नहीं करते हो। यू ट्राई टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द सोशल बीइंग इज टू परफॉर्म। ओके, सो आप एक सोशल बिहेवियर में बन जाते हो जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। मतलब आप रेशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हो, आप समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे होते हो, और ये बहुत कॉमन है। इवन कोई एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का पढ़ा लिखा इंसान, इकोनॉमिक्स का अच्छा स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स का अच्छा प्रोफेसर, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें, सो उनकी भी लाइफ के डिसीजंस कहीं ना कहीं रेशनैलिटी से अलग हो जाती है किसी न किसी पर्टिकुलर केस में। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। may not explain decisions अंडर अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में जब आपको कुछ पता ही नहीं है, सो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेट आपके पास फ्यूचर के बारे में अभी पता नहीं होता। सो इन दैट केस यहाँ पे डिसीजंस बताएं या ना बताएं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन वगैरह आया था, ये आपने पढ़ा भी होगा अंडरग्रेड में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। सो अगर आप देखेंगे, सो मार्जिनलिस्ट थ्योरी ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक्स बाय फोकसिंग ऑन इंक्रीमेंटल चॉइसेस, मतलब एडिशनल यूनिट का क्या इंपैक्ट होगा। इट रिमेन सेंट्रल टू कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी एंड पॉलिसी एनालिसिस, ये हमने देख भी लिया। मार्जिनल एनालिसिस कंटिन्यूज टू गाइड मॉडर्न इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, यही फाउंडेशन बना। और आप ताजुब होंगे जानकर कि यही जो थ्योरी आई, मार्जिनलिस्ट थ्योरी, एक तरह से एक ब्रिज बनाया आपके क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जब नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में गए उसमें। सो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जब बात करते हो, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नियो क्लासिकल काफी पहले आ गया था। ओके, और नियो क्लासिकल की जो थिंकिंग थी, नियो क्लासिकल का जो भी अंडरस्टैंडिंग था अबाउट
द थ्योरीज अबाउट द बिहेवियर, अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, उनका फाउंडेशन मार्जिनलिस्ट थ्योरी से ही था। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि मार्जिनलिस्ट थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। देखने में कितना प्यारा लगता है, कितना सिंपल लगता है कि मार्जिनलिस्ट मतलब एट द मार्जिन। जब आप पहले से पढ़ चुके हो सारी चीजें, सो आपको देखना रिलेटिवली इजी लगता है। लेकिन सोचो इकोनॉमिक्स में कोई भी मैथ्स यूज नहीं कर रहा अभी, ओके, उस समय आप थ्योरी बना रहे हो और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, कुछ ऐसा कंसेप्ट आप ला रहे हो। ओके, सो हाउ ब्यूटीफुल दीज थिंग्स वो, और इन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स को शेप किया ये आप खुद ही समझ सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।